नमस्कार, मैं मिलन वाड़के। महाराष्ट्र सिंचाई घोटाला एक कथित सरकारी घोटाला था जिसमें 1999 से 2009 के दौरान भारतीय राज्य महाराष्ट्र में 35,000 करोड़ की वित्तीय अनियमितताएं शामिल थी। भ्रष्टाचार के आरोप तब लगाए गए जब 2012 के आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया कि पिछले दशक के दौरान राज्य की सिंचाई क्षमता में केवल 0.1% की वृद्धि हुई है। यहाँ तक कि विभिन्न परियोजनाओं पर 70,000 करोड़ खर्च किए जाने के बाद भी सरकार द्वारा एक नियुक्त इंजीनियर विजय पंधारे ने दावा किया कि आधी से ज्यादा रकम भ्रष्ट नेताओं ने ले ली है। महाराष्ट्र सरकार ने आरोपों को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया कि 0.1% की वृद्धि को केवल अच्छी तरह से सिंचाई माना गया है और अन्य परियोजनाओं को ध्यान में नहीं रखा गया है। सरकार द्वारा एक श्वेतपत्र जारी किया गया जिसमें बताया गया कि सिंचाई क्षमता में 28% की वृद्धि हुई है, जिससे मंत्रियों को क्लीन चिट मिल गई। श्वेतपत्र एक आधिकारिक दस्तावेज होता है जिसमें किसी मुद्दे पर जानकारी दी जाती है और उसका समाधान बताया जाता है। श्वेतपत्र को अंग्रेजी में व्हाइट पेपर कहते हैं। श्वेतपत्र किसी समस्या का विश्लेषण करने और उसका समाधान खोजने के लिए तैयार किया जाता है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के नेता अजित पवार 1999 से 2009 के दौरान महाराष्ट्र के सिंचाई मंत्री थे और विदर्भ सिंचाई विकास निगम के अध्यक्ष भी थे, जिससे संबंधित सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी दी गई थी। 25 अप्रैल 2008 को उप सचिव टीएन मुंडे ने एक परिपत्र जारी किया जिसमें कहा गया कि सिंचाई विभाग द्वारा निर्धारित दरों का पालन करने के बजाय विभिन्न कच्चे माल और घटकों के लिए अत्यधिक भुगतान कर रहा था। 14 मई 2008 को पवार के कार्यालय ने एक पत्र जारी कर मुंडे के परिपत्र को निरस्त करने के लिए कहा और उनने मंत्री की मंजूरी के बिना कोई भी परिपत्र जारी करने के प्रति आगाह किया गया। 14 से 19 दिसंबर 2009 के दौरान मराठी भाषा के एक समाचार पत्र लोकसत्ता ने लेखों की एक श्रृंखला प्रकाशित की थी जिसमें पवार पर 1385 करोड़ रुपयों की 2 परियोजनाओं को अविनाश भोसले नाम के बिल्डर सह ठेकेदार को बढ़ी हुई कीमत पर देने का आरोप लगाया गया था। नवंबर 2010 में पवार ने सिंचाई विभाग अपने साथी और एनसीपी के नेता सुनील तटकरे को सौंप दिया। उन्होंने 2 जांच समितियां भी नियुक्त की जिसमें कई वित्तीय अनियमितताएं पाई गई। दिसंबर 2010 में अजित पवार उप मुख्यमंत्री बने। अगले वर्ष तक मीडिया सिंचाई परियोजनाओं में अनियमितताओं को उजागर करता रहा। 2012 में राज्य के आर्थिक सर्वेक्षण में लिखा गया था कि पिछले दशक में सिंचाई क्षमता केवल 0.1% की वृद्धि हुई थी, जिसके कारण विपक्ष ने आलोचना भी की थी। फरवरी 2012 में मुख्य अभियंता विजय पंधारे ने राज्य के राज्यपाल, मुख्यमंत्री और सिंचाई विभाग के प्रमुख सचिव को पत्र लिखकर विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार की शिकायत की थी। जब उनसे ब्यौरा मांगा गया तो उन्होंने 5 मई 2012 को 15 पन्नों का एक पत्र लिखा। इस पत्र में उन्होंने आरोप लगाया कि 1999 से 2009 के बीच सिंचाई परियोजनाओं पर खर्च की गई आधी से ज्यादा रकम भ्रष्ट राजनेताओं और ठेकेदार की जेब में चली गई। उन्होंने लागत वृद्धि, परियोजनाओं के दायरे में अनावश्यक वृद्धि और खराब गुणवत्ता वाले निर्माण सहित भ्रष्टाचार के विशिष्ट उदाहरणों पर प्रकाश डाला था। विजय पंधारे ने अजित पवार पर सीधे तौर पर घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया था। उन्होंने भ्रष्ट नेताओं पर नागरिकों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने का आरोप भी लगाया था। उन्होंने कहा कि बांध परियोजनाओं में निर्माण की गुणवत्ता से गंभीर समझौता किया गया है। विजय पंधारे ने अपनी इंजीनियर सहकर्मियों को लिखे संदेश में कहा कि मंत्रियों की शक्तियों में कटौती करके राज्य सरकार कम से कम आधे भ्रष्टाचार को एक ही झटके में नियंत्रित किया जा सकता है। यह चेतावनी देते हुए कि महाराष्ट्र का जल संसाधन विभाग नागरिकों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहा है। पंधारे द्वारा लिखे गए खुले पत्र में कहा गया है कि सार्वजनिक धन के साथ खेलने से ज्यादा नुकसान नहीं हो सकता है, लेकिन नागरिकों के जीवन के साथ खेलना एक गंभीर मामला है। मेरा उद्देश्य इंजीनियरों को बदनाम करना नहीं था। मुझे बोलना पड़ा क्योंकि मामला सचिवों के नियंत्रण से बाहर हो गया था। विजय पंधारे महाराष्ट्र के सिंचाई घोटाले का मूल विसल ब्लोअर यानी मुखबिर है, जिसने उस समय के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान और राज्यपाल शंकर नारायण को एक पत्र लिखकर राज्य में बांध निर्माण अनुबंधों में हुई लागत का अनुमान और अन्य गंभीर अनियमितताओं की सीबीआई की जांच की मांग की थी। फोन कॉल सीधे मंत्रालय से आते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि अनुमान अभी तक कार्यालय तक नहीं पहुंचे हैं, तभी कॉल आती है कि अनुमान को अगले स्तर पर भेज दिया जाए। पत्र में गंभीर त्रुटियों के साथ
लागत अनुमान, गलत आवेदन, लापरवाही से स्वीकृति परियोजनाएं, बेहद महंगी परियोजनाएं, ऐसी परियोजनाएं जिन्हें शुरू नहीं किया जाना चाहिए का उल्लेख किया गया था। महाराष्ट्र विधान परिषद में विपक्ष के नेता और भारतीय जनता पार्टी के नेता विनोद तावडे ने आरोप लगाया था कि कुल निविदा का 5 से 7% यम नाम के व्यक्ति को रिश्वत में दिया गया था, यानी कथित तौर पर अजित पवार। सीएम कार्यालय ने पत्र का जवाब नहीं दिया, लेकिन मीडिया को सितंबर 2012 में पत्र मिल गया था। अगस्त 2012 में जनमंच नामक और गैर लाभकारी संगठन ने अनियमितताओं की जांच का आदेश देने के लिए बॉम्बे उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ में याचिका दायर की थी। इसके बाद कोर्ट ने सरकार को नोटिस भेजा। याचिका में कहा गया है कि विदर्भ सिंचाई विकास निगम के तहत 38 सिंचाई परियोजना की लागत 2009 में 7 महीने की अवधि के भीतर 6,672 करोड़ से बढ़कर 26,722 करोड़ हो गई थी। भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच अजित पवार ने 25 सितंबर को इस्तीफा दे दिया। अक्टूबर में तहलका के आशीष खेतान ने आरोप लगाया कि पवार ने नई परियोजनाओं में संबंधित फाइलों को संभालने के लिए प्रशासनिक प्रक्रियाओं को बदल दिया, उल्लंघनों को चिन्हित करने के लिए अधिकारियों को खारिज कर दिया, ठेकेदारों को अग्रिम भुगतान सुनिश्चित किया, देरी को नजरअंदाज किया और खराब गुणवत्ता वाले काम को स्वीकार किया। 2009 में 3 महीने की अवधि के दौरान अजित पवार ने लागत मुद्रास्फीति को मंजूर दे दी थी और विदर्भ में 32 सिंचाई परियोजनाओं की लागत को 17,700 करोड़ तक बढ़ा दिया था। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पार्षद संदीप बाजोरिया और सतीश चौहान उन ठेकेदारों में शामिल थे जिन्हें विवादास्पद ठेके दिए गए थे। नागपुर स्थित व्यवसायी अजय संचेती, जो बाद में भाजपा के राज्यसभा सदस्य बने थे, उनको भी 3,000 करोड़ से अधिक सिंचाई अनुबंध मिले थे। सरकारी नियम किसी भी कंपनी को 3 से अधिक ठेके लेने से रोकते हैं। संचेती ने 2 कंपनी नामों से, पहली शक्ति कुमार एम संचेती लिमिटेड और एमएनएफ इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के तहत अनुबंध प्राप्त करने के लिए नियम को दरकिनार कर दिया था। अनुबंध जीतने के बाद परियोजनाओं की लागत दायरे में वृद्धि के माध्यम से बढ़ गई थी। अनियमितताओं में शामिल होने के आरोपी अन्य ठेकेदार फर्मों में पुणे स्थित सोमा एंटरप्राइजेस, जो अविनाश भोसले द्वारा संचालित थे, और मुंबई स्थित एफ कंस्ट्रक्शन, फतेह मोहम्मद खत्री और उनके बेटे निसार द्वारा संचालित उनमें से शामिल थे। एक सिंचाई ठेकेदार ने खुलासा किया है कि बांध के ठेके हासिल करने के लिए किस तरह रिश्वत दी जाती है। छोटे क्लर्कों से लेकर राजनेताओं तक कार्य ऑर्डर प्राप्त करने के लिए परियोजना की लागत का 1% रिश्वत के रूप में देना पड़ता है। उनके अनुसार कुल कटौती निविदा लागत 22% से अधिक होती है। पुणे स्थित ठेकेदार ने राज्य सरकार और राज्यपाल को एक कड़ा पत्र लिखा था, जिसमें घोटाले के दागी विभाग में कार्यप्रणाली को उजागर किया था। राज्य सरकार ने करोड़ों रुपए के सिंचाई घोटाले में उनके कथित भूमिका के लिए पूर्व जल संसाधन मंत्री अजित पवार और उनके उत्तराधिकारी सुनील तटकरे के खिलाफ खुली जांच शुरू करने के लिए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी एंटी करप्शन ब्यूरो को अपनी मंजूरी दे दी थी। ठेकेदार के पत्र में आरोप लगाया गया था कि निविदा लिपिक, संबंधित विभागों के लेखाकार और कर्मचारियों, कार्यकारी अभियंता, अधीक्षक अभियंता और उनके कर्मचारियों, मुख्य अभियंता, कार्यकारी निर्देशक, सचिव, निगम के अध्यक्ष और को भी रिश्वत दी जाती है। पत्र में कहा गया है कि उन सभी का बोलीदाताओं द्वारा मनोरंजन किया जाता है और उन्हें विभाग द्वारा अनौपचारिक रूप से तय की गई नकदी देती है। इन राशियों का भुगतान केवल कार्य आदेश प्राप्त करने के लिए किया जाता है, लेकिन काम मिलने के बाद और पैसे की मांग की जाती है। ठेकेदारों के बिलों का भुगतान करने वाले अधिकारी भी अपनी कटौती चाहती है। इसमें कहा गया है कि बिल की गई राशि का लगभग 10% नकद में कार्यकारी अधिकारियों को भुगतान किया जाना चाहिए। इसके अलावा समायोजन राशि कहलाती है, जिसे ठेकेदारों और अधिकारियों के बीच समान रूप से साझा किया जाता है। ठेकेदार ने कहा कि यह एक नियमित स्थापित प्रक्रिया है, किसी को नहीं लगता कि वे कुछ अजीब कर रहे हैं। पत्र में कहा गया है कि जिन भी बोलीदाताओं ने इस प्रक्रिया को चुनौती देने की कोशिश की, उन विभागों को अधिकारियों द्वारा कड़ाई से निपटा दिया गया है, या तो ठेकेदार को लाइन में लगने या दृश्य छोड़ने के लिए मजबूर किया जाएगा। इसमें कहा गया है कि कोई भी बोली लगाने वाला इस प्रणाली को चुनौती देने की हिम्मत नहीं करता है। हर कोई प्रवाह के साथ जाना चाहता है, यह सुनिश्चित करना चाहता है कि उन्हें भी केक का एक टुकड़ा मिले। पत्र में आगे कहा गया है कि सरकारी प्रस्ताव के अनुसार निविदा नोटिस वांछित समाचार पत्रों में प्रकाशित नहीं किए जाती है।
वे व्यापक रूप से नहीं पढ़े जाने वाले समाचार पत्रों में प्रकाशित होते हैं। इसमें कहा गया है कि साथ ही इन नोटिसों से विसंगतियां भी रखी गई है। विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक परियोजनाएं अत्यधिक बढ़ी हुई कीमत पर प्रदान की गई थी। एक काम की लागत मान लीजिए 100 रुपये है, जब निविदाएं जारी की गई तो 500 आकी गई थी। दूसरे राजनीतिक रूप से जुड़े ठेकेदारों ने घटिया काम किया था। जैसा कि उजागर हुआ था मेंढीगिरी समिति की रिपोर्ट के अनुसार, तीसरा इन ठेकेदारों ने बहुत कम काम किया था, लेकिन विभाग ने दोगुनी राशि वसूल की थी। उन्होंने कहा, मंत्रियों द्वारा ठेके देने को प्रभावित करने के बाद पेशेवर ठेकेदारों को वस्तुतः बाहर कर दिया गया। राजनेता छोटे ठेकेदारों की भागीदारी बन गई, जो बदले में राजनीति में प्रवेश कर गई थी। सीएजी ने 2001 से 2011-12 के बीच जल विभाग के 7 ऑडिट किए थे। कैग ने पाया कि दीर्घकालिक योजना की कमी, परियोजनाओं की प्राथमिकता में अनिश्चितता, परियोजनाओं को पूरा करने में लगने वाला समय, कुछ स्थानों पर वन विभाग की अनुमति के बिना परियोजनाएं शुरू की गई थी। सीएजी ने कहा कि कई परियोजनाओं की योजनाबद्ध लागत कई गुना बढ़ गई है। कैग ने कहा कि 601 परियोजनाओं में से 363 परियोजनाओं की योजनाबद्ध राशि बढ़कर 47,427 करोड़ रुपए हो गई थी। जब कैग ने कहा कि सिंचाई परियोजना में अनियमितताएं हुई है, तब अजित पवार जल संसाधन मंत्री थे। इसलिए तत्कालीन विपक्षी दलों ने कहा कि नियमितता और कदाचार के लिए अजित पवार जिम्मेदार है। उस समय महाराष्ट्र के राज्यपाल के शंकर नारायण ने उप मुख्यमंत्री अजित पवार का इस्तीफा स्वीकार कर दिया था, जिन्होंने 70,000 करोड़ रुपए के सिंचाई घोटाले में उनकी कथित संलिप्तता की रिपोर्ट के बाद इस्तीफा दे दिया था। पार्टी में मतभेद सामने आने लगी थी और केंद्रीय मंत्री प्रफुल्ल पटेल जैसे राष्ट्रीय नेता अजित पवार के इस्तीफे को स्वीकार करने के पक्ष में थे और विधायक चाहते थे कि वह इसे वापस ले ले। हालांकि शरद पवार लगातार ये कहते रहे कि राज्य में 13 साल में कांग्रेस एनसीपी गठबंधन का कोई खतरा नहीं है, जो अजित पवार के पद छोड़ने के बाद उथल पुथल में फंस गया था। 2012 में गठबंधन सरकार ने एक श्वेत पत्र जारी किया था, जिसमें अजित पवार को क्लीन चिट दी गई थी। भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आने के बाद भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी एसीबी, एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा जांच का आदेश दिया गया था। सिंचाई घोटाले में अजित पवार की सही संलिप्तता पर सरकार को अपना पक्ष रखना चाहिए। साथ ही बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने पूछा था कि अजित पवार को अब तक जांच के लिए क्यों नहीं बुलाया गया था। कोर्ट ने कहा था कि अजित पवार की जांच की स्थिति बताने के लिए एक हलफनामा दाखिल किया जाए। इस मामले में 3000 टेंडर की जांच हुई थी। सिंचाई विभाग के एक पूर्व इंजीनियर ने तो चिट्ठी लिखकर यह आरोप लगाए थे कि नेताओं के दबाव में कई ऐसे डैम बनाए गए जिनकी जरूरत भी नहीं थी। इंजीनियर ने यह भी लिखा था कि कई डैम कमजोर बनाए गए थे। 2014 में महाराष्ट्र में सत्ता में आने से पहले चुनाव प्रचार के समय भाजपा ने सिंचाई घोटाले को जबरदस्त मुद्दा बनाया था। शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी ने 2014 के विधानसभा चुनाव से कुछ दिन पहले औपचारिक रूप से कांग्रेस के साथ अपना गठबंधन समाप्त कर दिया था, जिससे राष्ट्रपति शासन लागू हो गया था। 2014-2015 महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की सरकार बनने के बाद राज्य सरकार ने 12 सिंचाई परियोजनाओं में कथित अनियमितताओं की जांच शुरू की थी। बीजेपी के नेता रावसाहेब दानवे ने नवंबर 2018 में बयान दिया था कि सिंचाई घोटाला मामले में अजित पवार और अन्य आरोपियों को किसी भी वक्त गिरफ्तार किया जा सकता है। 2019 में महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी यानी एमयूए सरकार ने एक श्वेत पत्र जारी किया था, जिसमें अजित पवार को क्लीन चिट दी गई थी। अखबार ने सिंचाई परियोजनाओं पर हुए खर्च को सही ठहराया था। इसमें कहा गया है कि पिछले 10 वर्ष के दौरान महाराष्ट्र में सिंचाई क्षमता में 28% और सिंचित भूमि में 5.17% की वृद्धि हुई है। तब अजित पवार को उप मुख्यमंत्री का पद दिया गया था। इस बीच बीजेपी नेता रावसाहेब दानवे ने साफ किया था कि सिंचाई घोटाला मामले में अजित पवार को क्लीन चिट नहीं दी गई है, मामला अदालत ने विचाराधीन है। 2024 के अंत में चुनाव अभियानों के बीच यह मुद्दा फिर से उभर आया था। अजित पवार ने सार्वजनिक रूप से आरोप के खिलाफ खुद का बचाव करते हुए दावा किया था कि सिंचाई परियोजनाओं के लिए कुल खर्च केवल लगभग 43,000 करोड़ था, जो कि कथित 70,000 करोड़ घोटाले के बिल्कुल विपरीत है। अजित पवार ने आरोप लगाया था कि उनके पूर्व करीबी सहयोगी और तत्कालीन गृह मंत्री दिवंगत आर पाटिल ने उन्हें धोखा दिया था, जिन्होंने करोड़ों रुपए के सिंचाई घोटाले में उनके खिलाफ खुली जांच शुरू कर दी थी। नमस्कार, मैं मिलन भड़के।